हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कैसे मिली और उसमें भारत का क्या रोल रहा था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को जान लेते हैं। 1947 में इंडिया को आजादी मिली इंग्लैंड से और उसी वक्त पार्टीशन हुआ। इंडिया जो है वह दो देश में बट गई, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो क्षेत्र मिला था, एक तो वेस्ट साइड और दूसरा ईस्ट साइड। वेस्ट जो अभी वर्तमान का पाकिस्तान है और ईस्ट जो वर्तमान का बांग्लादेश है। ठीक है, तो अब ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत जियोग्राफिकल डिफरेंस था। ओके, फिर यहाँ पर जितने भी जो रूल करने वाले जो लोग होते थे, सियासत में जितने भी लोग होते थे, वे लोग वेस्ट से ही होते थे, ईस्ट से किसी को नहीं लिया जाता था। और इनके बीच में कल्चरल डिफरेंस भी था। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है वो बंगाली बोलते थे। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में 15% लोग हिंदूज थे। ओके, नाउ फिर अगर बजट एलोकेशन का बात करा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान में का टोटल पॉपुलेशन जो है पूरे पाकिस्तान का 60% था। बजट खर्च लेकिन इन पे सिर्फ 30% ही किया जाता था। फिर जो एक्सपोर्ट होता था पूरे पाकिस्तान का, तो जो 70% टोटल जो एक्सपोर्ट होता था वो 70% बांग्लादेश से ही होता था। जूट का उसमें बहुत ज्यादा रोल था, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड जूट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, लेकिन बजट एलोकेशन जो था वो तो सिर्फ 30% था। आगे जो बांग्ला लैंग्वेज है, जो बांग्लादेश में बोला जाता है बांग्ला लैंग्वेज, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषणा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा 1956 में। 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन 1956 में जाकर के बांग्ला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, वो भी बहुत प्रोटेस्ट होने के बाद। ठीक है, तो ये सब कारण रहे कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वे लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। अब ये किस तरह से ये प्रोसेस हुआ अलग होने का, उसको हम लोग देखते हैं। बांग्लादेश में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था आवामी लीग। इसको बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी कहते थे। इसके जो लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने इनकी जो पार्टी है वो 1966 में 6 मुद्दे लेकर के आई। उनको फेडरल स्टेट चाहिए था, मतलब अलग स्टेट जिसमें वो लोग अलग से रूल करें, उनका सेपरेट टैक्सेशन सिस्टम हो, उनका जो है जो सभी जितने भी मुद्दे हैं वे खुद ही स्टेट लेवल पे वो लोग हैंडल करें, एक्सेप्ट डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ करके। फिर वे लोग सेपरेट करेंसी, मतलब अपनी एक अलग मुद्रा चाहते थे, और वे लोग ट्रेड पावर भी चाहते थे कि ताकि वे लोग फॉरेन नेशंस के साथ वे लोग ट्रेड कर सके, और उन लोगों को अपना सेपरेट मिलिट्री और नेवी भी चाहिए था। तो ये सब मांगे थी आवामी लीग की। उसके बाद अब हम लोग इधर देखते हैं 1969 में। 1969 में अयूब खान जो होते हैं वो प्रेसिडेंट रहते हैं पाकिस्तान के। वो असल में एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने तख्ता पलट करके सिंहासन पर वे स्थापित हुए थे। अयूब खान के बाद उन्होंने याया खान को अपॉइंट किया। याया खान भी एक मिलिट्री जनरल थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। उनकी जो हेड थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। याया खान जो होते हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वे जनरल इलेक्शंस कराएंगे। तो 1970 में
पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन होना था। आजादी के बाद इतने साल बाद भी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे। ओके, 1947 के बाद इंडिया में जहां 4-5 इलेक्शंस हो चुके थे, वहीं पाकिस्तान में एक भी जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था। ओके, तो 1970 में पहला जनरल इलेक्शन होना था। तो इलेक्शन होने के लिए अब सीट का बंटवारा करना था। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन से कम थी, तो ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा सीट का बंटवारा हुआ। 162 सीट ईस्ट पाकिस्तान से आते थे और वेस्ट पाकिस्तान से 138 सीट। ओके, अब इलेक्शन से पहले क्या हुआ कि एक ट्रेजेडी आ गई। 1970 में बाढ़ आ गया और एक साइक्लोन भोला जो है वह पाकिस्तान में आया था, और इसके कारण क्या हुआ, 3 से 5 लाख लोग जो है वो मर गए, और जो गवर्नमेंट को जितना रेस्क्यू ऑपरेशंस करना चाहिए बांग्लादेश में, उन्होंने उतना नहीं किया। ठीक है, जिस वजह से लोग वहां के गुस्सा थे। अभी क्या हुआ, अब जनरल इलेक्शंस हुआ। जनरल इलेक्शन में जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें कुल 162 सीटों में से 160 सीट जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को मिल गई, और इधर वेस्ट साइड में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको मेजोरिटी मिली। तो इस तरह से ओवरऑल मेजोरिटी देखा जाए वो आवामी लीग को मिला। तो इस तरह से आवामी लीग के जो कोई होते लीडर या कोई भी बंदे, उनको ही बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस कारण जो वहां के जो याया खान प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नेशनल असेंबली इनॉग्रेशन को पोस्टपोन कर दिया। अब जो है नेगोशिएशंस चालू हो गया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान के साइड से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अब नेगोशिएशन शुरू हो गया। याया खान ने क्या किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान दोनों को जेल में डाल दिया। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला गया तो ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। वे लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। ठीक है, और जो जब प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो पाकिस्तान के आर्मी ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, और इसमें वे लोग पूरी तरह से नरसंहार करने लगे, जेनोसाइड करने लगे। इसमें ज्यादातर पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंसिया लोग थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, इन लोगों को मारा जाने लग गया। बहुत से हिंदूज, वहाँ के सिविलियंस को मारा गया और स्टूडेंट्स को मारा गया। 3 से 5 लाख लोग जो है वो मारे गए ईस्ट पाकिस्तान के तरफ से। तो जो इसके खिलाफ फिर बांग्लादेश के लोग जो है वे लोग खड़े हुए और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम रखा मुक्ति वाहिनी। इस मुक्ति वाहिनी मूवमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया, हथियार देना शुरू किया, मतलब सीक्रेटली वे लोग सपोर्ट कर रहे थे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का कैसे इंटरवेंशन हुआ। तो सबसे शुरुआत में तो इंडिया जो है वो खुल करके सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इंडिया में भी खुद उस वक्त नागा जो है, नागास लोग वो सेपरेट होना चाह रहे थे, मिजो लोग, असम, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स थे। तो इस वजह से इंडिया जो है खुल करके सपोर्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, क्योंकि अगर वे लोग सपोर्ट करते बांग्लादेश सेपरेशन को तो इंडिया को फिर एक्सेप्ट करना पड़ता नागा सेपरेशन, मिजो सेपरेशन। तो इंडिया ने खुल करके सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वे लोग सीक्रेटली जो लोग थे मुक्ति वाहिनी के, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, फिर हथियार प्रोवाइड करते थे
ठीक है। जो अब बांग्लादेश में ये जो सिविल वार हो रहा था, उससे क्या हुआ कि लाखों की संख्या में, मतलब करोड़ों की संख्या में, लगभग बोला जाता है 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भारत के बॉर्डर स्टेट्स में आ गए। तो इससे क्या हुआ, भारत का जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वहां पर जो रिसोर्सेस है उसकी कमी आने लग गई। अब जो इंदिरा गांधी जो उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे को सभी इंटरनेशनल फोरम्स में उठाया, ठीक है। अलग अलग देशों से उन्होंने बात किया, लेकिन जब कुछ हल नहीं निकला, कहीं से बात नहीं बन पा रही थी, तब उन्होंने, इंदिरा गांधी ने खुल करके ओपनली कहा कि वे लोग बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर से युद्ध जो है, युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है। उस वक्त जो हमारे सेना के जो चीफ होते हैं वो थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ। तो उनके ही लीडरशिप में ये सेपरेशन वॉर जो है वो लड़ा जाता है। तो वॉर की तैयारी, भारत पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी इसका अंदाजा था। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले उन्होंने ही वार कर दिया। 3 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान ने भारत के जो वेस्टर्न साइड का जो एरिया है वहां के एयर बेस पे उसने हवाई हमला किया, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार था। अब भारत ने फुल फ्लेजेड अपनी आर्मी को वेस्ट साइड और ईस्ट साइड दोनों तरफ से भेज दिया, और सिर्फ 13 दिनों के अंदर में भारत ढाका तक पहुंच गई, ठीक है। अब इस तरह से जो भारत की जो आर्मी रहती है, जो इसकी आर्मी रहती है, वो पाकिस्तान के लाहौर तक और इधर बांग्लादेश के ढाका तक पहुंच जाती है। वहीं जो इंडिया की जो नेवी होती है, नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, और इन्होंने कराची नेवल पोर्ट को अटैक किया। और ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट का दिन था वो था 4 दिसंबर। इस वजह से 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है भारत में, ठीक है। तो ये जो नेवी ने हमला किया कराची नेवल पोर्ट पे। अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए अपनी नेवल बेस USS एंटरप्राइज को भेजने लगी, लेकिन रसिया जो है वो रसिया ने USS एंटरप्राइज को बे ऑफ बंगाल में ही रोक दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भारत की जो आर्मी है, नेवी है, उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, और जो है वहां के पाकिस्तान आर्मी को मजबूर कर दिया कि वो सरेंडर कर दे। 16 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी जो है वे ढाका में सरेंडर करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम रहता है AAK नाइजिया, ठीक है। उन्होंने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा को सरेंडर किया। उसके साथ साथ 90,000 युद्ध बंदी, मतलब POWs, उनको भी भारत ने हिरासत में ले लिया, ओके। अब इसके बाद जब हो गया, सरेंडर हो गया, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा किया गया, और उनको शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु नामक उपाधि दी गई, और बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया। फिर शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 12 जनवरी 1972 को पावर में आ जाते हैं। लेकिन 1975 में ही क्या होता है कि फौज जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट कर देती है, और जो शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार देती है। सिर्फ उनकी 2 बेटियां रहती हैं जो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी, वही बच जाती हैं, और
उनमें से एक उनकी बेटी है शेख मुजीबुर रहमान की एक बेटी, उनका नाम है शेख हसीना, जो कि अभी एट प्रेजेंट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये हुआ। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है। ठीक है, 1972 में 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट होता है। इंडिया की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है। इस शिमला एग्रीमेंट में क्या क्या निर्धारण होता है, तो एलओसी को डिटरमाइन किया जाता है, उसको मान्यता दी जाती है। इसके साथ साथ भारत ने जितने भी एरियाज को, पाकिस्तान के जितने भी एरियाज को ऑक्यूपाई किया था उसको भारत ने लौटा दिया। ठीक है, फिर जो भारत में जो युद्ध बंदी जो थे लोग, उनको रिहा कर दिया गया। और ये भी तय हुआ कि कश्मीर जो है वो बाइलैटरल इशू रहेगा, मतलब हम दोनों देशों के बीच में ही रहेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ना कि ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, इसमें कोई तीसरा आदमी दखल नहीं देगा। तो ये सारी चीजें शिमला एग्रीमेंट्स में तय किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत जो है वह बांग्लादेश के आज़ादी में बहुत ही अहम रोल वो अदा करता है। बांग्लादेश के अलग होने में भारत जो है उसने अपना फुल सपोर्ट दिया, भारत ने वॉर किया और बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया पाकिस्तान से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच।